जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है 17 प्रोजेक्ट अप्रेजल और आज के लेक्चर में हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो टेक्निकल कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर हम चूंकि सारे कंसेप्ट कवर कर चुके होंगे तो हम क्लास में 2-3 दिन इसके जो फुल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस की। इससे पहले इक्का दुक्का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर भी लिए हैं, लेकिन जब कंप्लीट हमारे सारे कंसेप्ट्स हो जाएंगे उसके बाद जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। कल के लेक्चर में आपको असाइनमेंट दी गई थी, उसमें 3 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था जिसमें आपने सिर्फ टेक्स्ट की कैलकुलेशन करनी थी। वो बेसिकली क्वेश्चन नहीं था, वो सिर्फ आपको उसने कैलकुलेशन सिखाई है कि भाई टेक्स्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस कर लिया था, लेकिन आपने एक दफा अगर खुद से किया हुआ है तो आपको कम से कम उसके मेथड के साथ फेमिलियर हो गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन था एक बड़ा, जिसमें 2 अहम एडजस्टमेंट थी, उसको हम कल की क्लास में इंशाल्लाह करेंगे अटेम्प्ट कंप्लीट। आज मैं चाह रहा हूं कि कंसेप्ट्स जो हैं वो हम कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कल से शुरू करेंगे। लेकिन उसमें जो अहम एडजस्टमेंट्स थी 2, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 47। और क्या नाम क्या था उस कंपनी का? बैगर बैजर, अच्छा बैजर, बैजर कंपनी थी। उसमें 2 एडजस्टमेंट्स थी मेन। एक थी सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना। सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट, उसने हमें मार्केट शेयर दिया हुआ है और पूरी मार्केट का कितने प्रोडक्शन होते हैं या यूनिट सेल होते हैं, और हर साल का ग्रोथ रेट दिया हुआ है। हमने पहले तो हर साल में ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। जैसे जिस साल का 2% है तो उसका प्रीवियस जो ईयर था उसका यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 1.02, तो टोटल मार्केट का शेयर आ गया जो ग्रोथ के साथ है। फिर उसके बाद हमारी कंपनी का कितना शेयर है, वो 7%, 10%, 12%, उससे जो भी दिया हुआ है हमने उससे मल्टीप्लाई करना था। इससे हमारी कंपनी का जो शेयर है, यानी हमारी कंपनी की जो सेल्स है, वो सामने आ गई। एक प्रॉब्लम इसमें यह थी कि शेयर कैलकुलेट करना। दूसरी प्रॉब्लम जो इस क्वेश्चन में थी वो थी कैश पेड फॉर परचेजेस कैलकुलेट करना। उसने परचेजेस दी हुई थी, लेकिन परचेजेस के साथ ही साथ नीचे उसने अकाउंट्स पेएबल का बैलेंस भी दिया हुआ था, क्रेडिटर्स का। इसका मतलब यह हुआ जितनी भी परचेजेस की हैं उसने सारी की कैश पेमेंट नहीं की, बल्कि कुछ ऐसे बैलेंस है जो ईयर एंड पे पेएबल है। तो बताइए, हम कैश फ्लो एनालिसिस में टोटल परचेजेस की फिगर लेते हैं या कैश पेड की फिगर लेते हैं? कैश पेड की फिगर लेते हैं। तो कैश पेड की फिगर कैसे कैलकुलेट होनी थी? आपने जो टोटल परचेजेस है उसमें से क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या करने थे? लेस करने थे, और ओपनिंग ऐड करने थे। अब जाहिर है ईयर 1 में तो ओपनिंग नहीं होगा, लेकिन ईयर 2 में, ईयर 3 में जाके ओपनिंग भी होगा। ये 2 अहम एडजस्टमेंट्स थी इस क्वेश्चन में जिनका हमने ध्यान रखना था। बाकी रेलिवेंट कास्ट के 2-3 पॉइंट थे और कुछ फिगर्स ही रूटीन की जोड़ के हमारे कैश फ्लो एनालिसिस में आ जाने थे। ये कुछ डिस्कशन मैंने अहम एडजस्टमेंट्स की कर दी। बाकी उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी हम कल के लेक्चर में इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं लास्ट एडजस्टमेंट कैश फ्लो में, ठीक है। ये एडजस्टमेंट अहम एडजस्टमेंट है, इसको गौर से सुनेगा। ये कौन सी है? इन्फ्लेशन। इसको समझने से पहले, इसको इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट को समझने से पहले कुछ बेसिक लेवल पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या, और कुछ टर्म्स के साथ हम फेमिलियर होते हैं। मुझे ये बताइए, अगर हम बैंक में कुछ पैसे रखवाएं और बैंक हमें कहे कि मैं आपको साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 10%। भाई ऐसे ही होगा ना। आज हमने बैंक में पैसे जमा करवाए और हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। अगर तो इन्फ्लेशन 0 है, अगर इन्फ्लेशन 0 है
तो साल के बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा? 10%। लेकिन फर्ज कीजिए अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस साल में 8% है, इन्फ्लेशन कितनी है? 8%। तो बज़ाहिर हमें जो बैंक रिटर्न दे रहा होगा, जो कैश दे रहा होगा, जो नोट गिन के पैसे गिन के दे रहा होगा, बज़ाहिर वो मनी फार्म में 10% होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट 8% है तो मुझे बताइए हमें असल में कितना रिटर्न मिला? तकरीबन हमें 2% रिटर्न मिला, क्योंकि 8% तो इन्फ्लेशन की वजह से खत्म हो गया ना। जैसे अगर आज एक चीज 100 रुपए की है और एक साल के बाद कितने 108 की हो जाएगी, और हमें एक साल के बाद जब 110 रुपए मिलेंगे हम उस चीज को खरीदेंगे, बाकी हमारे पास कितने पैसे बच गए? 2। तो रियल टर्म्स में, इन रियलिटी हमें 10% इंटरेस्ट नहीं मिला, हमें कितना इंटरेस्ट मिला? 2%। ये एग्जांपल समझ आ रही है? तो आप मुझे बताइए क्या हमें अपने डिसीजंस करते हुए इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? मेन कंसेप्ट ये, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करना चाहिए। अगर आज हम एनालिसिस कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में अगले 4 सालों में हर साल इतना पेट्रोल लगेगा, तो क्या हमें सारे की सारी एस्टिमेशन आज जो पेट्रोल का रेट है इसकी बेस पे करनी चाहिए कि जो हर साल इंक्रीज होगा उस इंक्रीज को भी काउंट फॉर करना चाहिए, उस इंक्रीज को भी अपने एनालिसिस में इंक्लूड करना चाहिए? यही बेसिक कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का जो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल में इन्फ्लेशन भी प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी को, प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। और अगर जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, इसमें इन्फ्लेशन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, 5%, 6, 7, 8, 10, 12%, तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, हमें अपने प्रोजेक्ट अप्रेजल में इस इन्फ्लेशन को भी काउंट फॉर करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइए, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बैंक से कि बैंक ने आपसे कहा कि वो आपको 10% इंटरेस्ट रेट देगा, 10%, यानी कैश में गिन के 10% अमाउंट हमें साल के बाद इंटरेस्ट के तौर पे देगा। इन्फ्लेशन रेट 8% है, हमारे पास इन रियल टर्म्स, इन रियलिटी नेट कितना इंटरेस्ट मिला? 2%। ये 2% होता है, इसे कहते हैं रियल रेट, 2%। ठीक है, और इसमें इंक्लूड कर दिया जाए इन्फ्लेशन रेट, तो फिर जो रेट आता है उसे कहते हैं मनी रेट। मनी रेट 10%। इस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं ना नेट 10% अर्न करना, अगर आप नेट इन रियल टर्म्स 10% रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, तो आपको 10% के साथ उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके बैंक से कहना पड़ेगा मुझे इतना पैसे चाहिए, मुझे इतना रिटर्न चाहिए। अगर 10% अर्न करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन रेट 8% है, तो बैंक को जाके क्या कहेंगे? मुझे इन मनी फार्म कितना रिटर्न चाहिए? 18%। ये जो नेट, ये डिस्ट्रक्शन किस चीज की है? जरा एडजस्ट करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद डिस्ट्रक्शन हो रही है। हम अगर नेट 10% अर्न करना चाहते हैं, अगर हम बैंक से ये कहते हैं कि तुम हमें 10% दो, तो आपने देखा हम असल में नुकसान में होंगे। हमें 8% इन्फ्लेशन है, नेट 2% मिल रहा होगा। लेकिन अगर हमने नेट यानी रियल टर्म्स में 10% अर्न करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक को कहना पड़ेगा भाई 10% तो वो है जो हमें नेट चाहिए, और इन्फ्लेशन का रेट है 8%। तो आप हमें मनी फार्म में जो पैसे दोगे, जो रिटर्न दोगे, जिसकी बेस पे मनी हमें दोगे, वो कितने % होना चाहिए? 18%। ये बात समझ आती करें। इस सारी डिस्कशन से हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमें अपनी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में इन्फ्लेशन को काउंट फॉर करना।
नेक्स्ट, अब हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी समझिएगा। इन्फ्लेशन रेट तो आपका पता है, इन्फ्लेशन रेट क्या है? वो रेट, सर ये थोड़ी थोड़ी देर में डिस्टॉर्शन हो रही है, इसको जरा चेक कर लीजिएगा, माइक की वजह से हो रही है। चलिए, तो रियल रेट, ये जो हमें नेट चाहिए होता है ना रिटर्न, इस ये है रियल रेट 10%, और जो हम इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के बाद रिक्वायर कर रहे होते हैं उसे कहते हैं मनी रेट। मनी रेट है बेसिकली इन्फ्लेटेड अमाउंट। मनी रेट क्या है? इन्फ्लेटेड अमाउंट। अब हमने इसको अपने इन्फ्लेशन को अपने कैश फ्लोज में कैसे एडजस्ट करना है? यहां पे तो सारे एग्री करते हैं ना कि हमें इन्फ्लेशन रेट को अपने कैश फ्लोज में, अपने डिसीजन में एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब अगर आपके पास रियल रेट हो, इन्फ्लेशन रेट हो, मनी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आपके पास मनी रेट हो, इन्फ्लेशन रेट हो, रियल रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसका फार्मूला जो टेक्निकली दिया गया है ना, वो ये प्लस की फॉर्म में नहीं दिया गया, वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में दिया गया। ये फार्मूला नोट कीजिएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? 1 प्लस आर, आर मीन्स रियल रेट, इंटू 1 प्लस आई, आई मीन्स इन्फ्लेशन रेट, 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस एम। एम से क्या मुराद है? मनी रेट ऑफ रिटर्न। आपने जब कभी मनी रेट से रियल रेट कैलकुलेट करना हो या रियल रेट से मनी रेट कैलकुलेट करना हो, आपने प्लस का फार्मूला यूज नहीं करना, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज करना। यहां तक बात समझ आ रही है? नहीं, बात एक नहीं है, ये थोड़ा सा फर्क आता है थोड़ा सा, ये ज़हन में रखिएगा, फार्मूला ये यूज करना है, ये ज्यादा एक्यूरेट फिगर है। रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू मनी रेट। ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको मैंने शेयर किया है। असल में रियल रेट से मनी रेट कैलकुलेट करना हो, मनी रेट से रियल रेट कैलकुलेट करना हो, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम? ये। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर इन्फ्लेशन रेट गिवन है तो हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, ये सुनना है। ट्रीट कैसे करना है ये तो हमें समझ लग गई कि इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट होनी चाहिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ। आपको उसने जो कैश फ्लोज जिस तरह है ना, रियल रेट और मनी रेट, रियल रेट कौन से वाला है? जो असल में हमें चाहिए, ये कम होता है क्योंकि ये नेट है। और मनी रेट कौन सा है? जो हमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के बाद मनी की फॉर्म, कैश की फॉर्म में, पैसों की शक्ल में मिलेगा, पैसों की शक्ल में मिलेगा। बैंक अगर 1 साल के बाद हमें फर्ज कीजिए 10,000 रुपए देता है, 10% इंटरेस्ट देता है, लेकिन इन्फ्लेशन 8% है, तो क्या हमें असल में इन रियल टर्म्स 10% मिल रहा है? 2% मिल रहा है। ये जो 2% है ये है रियल रेट, और ये जो 10% है ये मनी रेट है। मनी रेट हमें एज इन्वेस्टर असल में रियल रेट से गर्ज होती है कि रियल रेट कितना, मनी रेट से गर्ज नहीं होती। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में अब हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कैसे करना है ये जहन में रखिएगा। 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है? डिस्काउंट नॉमिनल कैश फ्लोज यूजिंग नॉमिनल डिस्काउंट रेट। दूसरा मेथड क्या है? डिस्काउंट रियल कैश फ्लोज यूजिंग रियल डिस्काउंट रेट। ये नॉमिनल कैश फ्लोज क्या होते हैं? नॉमिनल कैश फ्लोज क्या होता है? इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज, जो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के बाद हैं। अगर मैं आपसे कहूं आज पेट्रोल 1 लीटर 150 का, अगले साल ये 200 का हो जाएगा फर्ज कीजिए, तो आज 1 लीटर 150 का है, अगले साल 200 का। ये जो 200 की फिगर है ये क्या है? ये नॉमिनल। ठीक है, ये है नॉमिनल कैश फ्लो या मनी कैश फ्लो भी से कह सकते हैं, नॉमिनल कैश फ्लो या मनी कैश फ्लो। ठीक है, और अगर मैं आपको फ्यूचर कैश फ्लोज बताऊं आज ही के रेट पे, मैं कहूं इस साल 1 लीटर कंज्यूम करेंगे, कॉस्ट है 150, अगले साल भी 1 लीटर कंज्यूम करेंगे, कॉस्ट है
150 ब्रैकेट में लिख दिया इन टर्म्स ऑफ टुडेज प्राइस, 150 इन टर्म्स ऑफ टुडे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मुझे अंदाजा नहीं है कि अगले साल कितने इसके इन्फ्लेशन, तो मैंने आज की कीमत के मुताबिक अगले साल की प्राइस शो कर दी अपने एनालिसिस में। क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई भाई। देखें पेट्रोल की प्राइस हर साल बढ़ेगी, इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगी। आपने इस साल के भी कैश फ्लोस को प्रोजेक्ट करना है, अगले साल के कैश फ्लो को भी प्रोजेक्ट करना है। फर्ज कीजिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी 20% नेक्स्ट ईयर में, इन्फ्लेशन 20% है फर्ज कीजिए। आज इस साल का, आज का जब आप कैश फ्लोस बना रहे होंगे उसमें पेट्रोल की प्राइस क्या लेंगे 150, क्योंकि आज 1 लीटर का रेट 150 है। और 1 साल के बाद आप कैश फ्लोज में उसकी अमाउंट क्या लेंगे, 20% इंक्रीज के बाद 180 लेंगे ना। 180 में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट शामिल है कि नहीं है, 180 में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट है। तो पहला रूल, अगर हमने फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है तो हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। और इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट कैसे होगी, आपने हर साल जो इन्फ्लेशन का रेट है ना वो कास्ट में ऐड करते जाना है। ये बात समझ आई। ऐसी अमाउंट जिसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट शामिल हो उसे कहते हैं नॉमिनल कैश फ्लोज या मनी कैश फ्लोज। ये बात समझ आ गई, क्या कहते हैं नॉमिनल कैश फ्लोज या मनी कैश फ्लोज। बाज़ का क्वेश्चन में उसने पता क्या दिया होगा, उसने आपको ये दिया होगा, अब एडजस्टमेंट सुनिएगा जो क्वेश्चन में आपने यूज करनी है। उसने कहा होगा पेट्रोल का आज का रेट है 150 और ईयर 1 के बाद पेट्रोल हम 1 लीटर कंज्यूम करेंगे, उसका रेट सुनिएगा आज की प्राइसेस में इन टर्म्स ऑफ टुडेज प्राइसेस वो पेट्रोल की कॉस्ट है 150, क्योंकि आज भी 1 लीटर 150 का है, और 1 साल के बाद भी उसकी प्राइस इन टुडेज प्राइस 150 है, और नीचे उसने लिखा होगा इन्फ्लेशन इज 20%। अब मुझे बताइए, आपने इस साल के कैश फ्लोज में तो 150 डाल देंगे कि पे किया है, नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो में कितनी अमाउंट डालेंगे, कितने, हाँ 150 इंटू 1.2 इन्फ्लेशन के बाद 180। और इसी तरह अगर 20% उसके बाद भी अगले साल में भी ईयर 2 में भी जाके 20% इंक्रीज है, तो ईयर 2 में फिर 180 का आगे 1.2। ये आपने अपने कैश फ्लोज को कन्वर्ट कर दिया मनी कैश फ्लोज में या नॉमिनल कैश फ्लोज में। ये बात समझ आ गई आपको। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कैश फ्लो में ये देखना है कि उसने जो कैश फ्लोज दिए हैं वो सारे के सारे कैश फ्लोज टुडेज प्राइस पे है, यानी उसे रियल कैश फ्लो कहते हैं। टुडेज प्राइस लेवल को क्या कहते हैं, रियल कैश फ्लो। ये लिख लीजिएगा, टुडेज प्राइस इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो। अगर उसने सारे सालों के, चारों सालों के कैश फ्लोज आज की प्राइस में दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है, सबसे अहम काम क्वेश्चन में क्या करना है भला, आपने हर साल के कैश फ्लोज को इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट करना है। यही सबसे अहम काम है जो हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें आपकी किस्मत है, क्या हो सकता है वो सारे के सारे सालों का एक ही इन्फ्लेशन रेट दे 10%, तो आपके लिए काम आसान, आपने हर साल के कैश फ्लो को 10% से इंक्रीज करते जाना है। लेकिन हो सकता है आपसे कहे ईयर 1 का 10% है इन्फ्लेशन रेट, ईयर 2 का 20% है, ईयर 3 का 30% है। अब क्या करेंगे, 1 का 10%, 2 का फिर 20%, 3। और हो सकता है इससे भी आगे जाए, क्या वो कहे सेल्स में इन्फ्लेशन का रेट है 10% और एक्सपेंसेस में इन्फ्लेशन का रेट है 20%।
और हो सकता है ये कहे सेल्स में इन्फ्लेशन का रेट है 10%, वेरिएबल कॉस्ट में इन्फ्लेशन का रेट है 20%, फिक्स कॉस्ट में इन्फ्लेशन का रेट है 30%। अब आपने क्या करना होगा, देखिए कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें, कैलकुलेशन बढ़ रही है लेकिन कंसेप्ट वही है, एक कंसेप्ट एक ही है। कंसेप्ट एक ही क्या है कि अगर हर साल इन्फ्लेशन रेट है तो हमारे कैश फ्लोज उस इन्फ्लेशन रेट के लिहाज से एडजस्ट होने चाहिए। इससे एग्री करते हैं, एडजस्ट होने चाहिए। यानी हमने अपने जो, अगर उसने क्वेश्चन में हमें कैश फ्लो सारे सालों के दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ टूडेज प्राइस, इन टर्म्स ऑफ टूडेज प्राइस लेवल दिए हुए हैं सारे कैश, तो हमने उन्हें क्या करना है, हमने उन्हें इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना है। यानी हमने उन्हें रियल कैश फ्लो से मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है। फाइनेंस की लैंग्वेज में बता रहा हूं, आसान जुबान में बिफोर इन्फ्लेशन से आफ्टर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करना है, आसान अल्फाज में। और फाइनेंस की लैंग्वेज में हमने रियल कैश फ्लोज को मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है या नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है। भाई ये बात समझ आ गई। अब कन्वर्ट करने में आपको तीन चीजें मैंने बताई। या तो हो सकता है क्वेश्चन में हर लाइन आइटम और हर साल का एक ही रेट दे, या हो सकता है हर लाइन आइटम का डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन दे, या हो सकता है हर साल का डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन दे। उससे हमारी कैलकुलेशन पे, कंसेप्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन बढ़ रही है लेकिन कंसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? अच्छा अब सुनिए, हमारे पास दो मेथड है। मेथड वन क्या कहता है, मेथड वन क्या कहता है कि आप, अगर आपके पास उसने क्वेश्चन में नॉमिनल कैश फ्लोज, मेथड वन क्या है, इन्फ्लेशन को ट्रीट करने का, नॉमिनल कैश फ्लोज को की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें यूजिंग नॉमिनल डिस्काउंट रेट। नॉमिनल कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें यूजिंग नॉमिनल। भाई ये नॉमिनल कैश फ्लोज क्या होते हैं, आफ्टर इन्फ्लेशन। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, उसने क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट बताया होगा, टू डेज प्राइस लेवल बताया होगा, हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नॉमिनल डिस्काउंट रेट क्या होता है, नॉमिनल डिस्काउंट रेट क्या होता है, या मनी डिस्काउंट, नॉमिनल और मनी आपको बताया है कीजिए। ये डिस्काउंट रेट क्या होता है, जो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के बाद है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला। तो मुझे ये बताइए, अगर क्वेश्चन में उसने आपको रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है, इन्फ्लेशन रेट बताया है, तो आप मनी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह मुझे बताया, अगर क्वेश्चन में उसने आपको रियल कैश फ्लो बताया हो और इन्फ्लेशन का रेट बताया हो, अब मनी कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है आप मनी कैश फ्लो भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मनी रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर रियल कैश फ्लो बताया हो और इन्फ्लेशन रेट बताया हो, क्या आप मनी कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर उसने रियल रेट बताया हो और इन्फ्लेशन रेट बताया हो, क्या मनी रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा, अब इन्फ्लेशन को ट्रीट करने के दो मेथड हैं, उनमें से एक आपने फॉलो करना है, एक सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है। आपने सुना होगा कंपैरिजन करना चाहिए लाइक विद लाइक का, ये तो जनरल रूल होता है हमारा, लाइक एक जैसी चीजों का। जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्टीमेटली तो हर केस में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है। मेथड वन क्या है, नॉमिनल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें यूजिंग नॉमिनल डिस्काउंट रेट, इसमें भी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी, इसमें भी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी। और दूसरा मेथड क्या है, रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें यूजिंग रियल डिस्काउंट रेट, इसमें भी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी, इसमें भी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाएगी। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें इन्फ्लेशन आपने पहले ही एडजस्ट कर दिया, इसमें उसके बाद कर रहे हैं। लेकिन अहम चीज, मनी कैश फ्लोज को मनी डिस्काउंट रेट के साथ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है,
और रियल कैश फ्लोस की रियल डिस्काउंट रेट के साथ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मनी कैश फ्लोस की रियल के साथ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, 0 नंबर। रियल कैश फ्लो की मनी रेट के साथ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, 0 नंबर। दो मेथड कौन से हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के? पहला मेथड क्या है? नॉमिनल की बजाय मनी का वर्ड आपकी बुक में ज्यादा यूज हुआ है, इसलिए मैं मनी का वर्ड ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं। मनी कैश फ्लोस को मनी डिस्काउंट रेट के साथ डिस्काउंट करें, मनी रेट के साथ डिस्काउंट करें, और रियल कैश फ्लोस को रियल रेट के साथ डिस्काउंट करें। फिर बताइए कि दो मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है? मनी कैश फ्लोस को डिस्काउंट करना है मनी रेट से, दूसरा रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है रियल रेट से। अच्छा फिर मुझे बताइए, मनी कैश फ्लो की अमाउंट ज्यादा होती है कि रियल कैश फ्लो की? मनी कैश फ्लो की, जो बैंक हमें दे रहा होता है। रियल तो वो है जो असल में हमें इन्फ्लेशन की मिल रहा है नेट करके। फिर बताइए कि मनी रेट ज्यादा होगा कि रियल रेट ज्यादा होगा? मनी रेट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इन्फ्लेटेड कैश फ्लो यूज कर रहे हैं तो रेट भी इन्फ्लेटेड वाला होना चाहिए, और अगर आप डिफ्लेटेड यानी थोड़े वाला कैश फ्लो यूज कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट भी थोड़ा। तो इसके ऊपर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, दोनों तरीकों में हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे बजाहिर दिखने में ये तरीका जेन्युइन लग रहा है कि इसमें हर साल को हम इन्फ्लेशन के लिहाज से जैसी पेमेंट होगी वो पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो इन्फ्लेशन के बाद वाला रेट है उसके साथ डिस्काउंट कर रहे हैं। इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें तो इन्फ्लेशन कहीं आ ही नहीं रही, ना कैश फ्लो में आ रही है ना डिस्काउंट रेट में आ रही, लेकिन इससे भी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाती, कैसे ये सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन दोनों तरीके आपको समझाने के बाद बुक वाला भी यही कहता है और बड़े बड़े फाइनेंस मैनेजर भी यही कहते हैं, ये लेस प्रेफर्ड है, इसके ऊपर आपने काम नहीं और आपने नहीं करना। आपने कभी भी ये सिर्फ समझा रहा हूं आपको, शायद कभी एमसीक्यू में पूछ ले। आपने हमेशा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है किस तरीके पे करना है? मेथड 1 में। और मेथड 1 में क्या करना है? अब ये जरा गौर से सुनिए, अप्रोच गौर से समझनी है। अगर ये दो सेंटेंस आपको समझ आ गए, क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन आप सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएगी। बाकी क्या करना है? इफ कैश फ्लोज आर गिवन इन 2 days प्राइस, इफ कैश फ्लोज आर गिवन इन, यानी वो कह रहा है, अब देखिए अजीब अल्फाज सुने उसके, कैश फ्लो इन ईयर 4 ब्रैकेट में इन 2 days प्राइस इज एज फॉलोज। इस लाइन का मतलब क्या है? कि ये रियल कैश फ्लो है, यानी ये मैं आपको बता रहा हूं 4th ईयर में जाके हमारा कितना पेट्रोल लगेगा, लेकिन रेट पेट्रोल का कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? आज के दिन का। तो इसका मतलब है 2 days प्राइस लेवल का मतलब है रियल कैश फ्लो। रियल कैश फ्लो, इसके साथ ये लाजमी लिखे, क्वेश्चन में वो 2 days प्राइस का वर्ड यूज करेगा। ये रियल कैश फ्लो है, ठीक है। इफ कैश फ्लोज आर गिवन इन 2 days प्राइस यानी रियल कैश फ्लो, तो आपने क्या करना है? क्या आप डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे? पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मनी कैश फ्लो में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिया होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिया होगा, आप हर साल की कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका मतलब है मनी कैश फ्लो आ गया। क्वेश्चन में उसने रियल कैश फ्लो दिया था, रियल कैश फ्लो से आपने मनी कैश फ्लो में कैसे कन्वर्ट किया? इन्फ्लेशन रेट के साथ। बात थोड़ी टेक्निकल हो रही, समझ आ रही है आपको? इसके बाद क्या करना भला? अब मनी कैश फ्लोस है, इसने डिस्काउंट किसके साथ होना है? मनी रेट कैसे कैलकुलेट होगा? ये फार्मूला लेस नहीं करना, और लेस नहीं करना, ये मल्टीप्लिकेशन मल्टी पहले समझाया हुआ है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करना है, ये एक साइंसदान ने समझने फार्मूला दिया हुआ है हमें। क्लियर? समझ आई बात? ये इकोनॉमिक्स में आपने शायद वो प्लस माइनस वाला पढ़ा होगा जुगाड़ लगाने के लिए, लेकिन फाइनेंस में ये फार्मूला यूज होगा। अच्छा, अब आपने मनी कैश फ्लोस कैलकुलेट कर लिए, मनी रेट भी कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करना है? सिंपल,
आपने मनी रेट को यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कहानी खत्म। मेरी बात समझ आई? नहीं आई? अच्छा, आप दूसरा मेथड समझते हैं? दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है डिस्काउंट रियल कैश फ्लो यूजिंग रियल डिस्काउंट रेट। इसमें क्या करना है? अगर कैश फ्लो टुडे, अब आप बताएंगे, अब अगर समझ आया तो आप बताएं, अगर कैश फ्लो टुडेज प्राइस में दिए गए हैं तो आपने क्या करना है? इसी को यूज करेंगे, लेकिन रेट कौन सा? रियल रेट। और अगर उसने क्वेश्चन में रियल रेट खुद से बता दिया, एज इट इज यूज कर ले, वरना कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही बता रहे हैं, कैश फ्लो गिवन टुडेज प्राइस यानी रियल कैश फ्लो, देन डायरेक्टली यूज रियल डिस्काउंट रेट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल। और अगर क्वेश्चन में उसने मनी फ्लोस दिए हुए हैं, मनी कैश फ्लो दिए हैं, तो आप क्या रियल में कन्वर्ट करेंगे, फिर रियल डिस्काउंट रेट, क्योंकि लाइक विद लाइक, लाइक विद लाइक, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या चीज है? लाइक विद लाइक। अगर मनी कैश फ्लोस है, मनी रेट के साथ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी, रियल कैश फ्लोस है, रियल रेट के साथ होगी। लेकिन ये तरीका आपके लिए ममनू है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ जाती हैं बाद में, और कुछ एक दो जगह पे मसले मसाइल भी आते हैं। इससे इंशाल्लाह हर क्वेश्चन हो जाएगा, इस मेथड से इंशाल्लाह हर क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, बाज़ औक़ात पता है क्या होगा? आपके सामने रियल कैश फ्लोज होंगे। अगर गौर से सुनिएगा बात, एंड के ऊपर जा रहा हूं। आपके सामने रियल कैश फ्लोज होंगे, नीचे रियल डिस्काउंट रेट होगा। आपके दिल में आएगी बात क्या कि इसी तरीके के मुताबिक फट एक ही झटके में कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूं, ऐसे नहीं करना। हालांकि आंसर आपका ठीक होगा, आंसर आपका, अगर रियल कैश फ्लोज गिवन है, रियल डिस्काउंट रेट गिवन है, उससे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आंसर आपका ठीक होगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने फिर क्या करना है? रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, और फिर रियल रेट को नॉमिनल रेट में कन्वर्ट करना है, मनी रेट में, और फिर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी लेंथी वे, नाक को घुमा के पकड़ना है। लेकिन ये वो मेथड है जो आपका इंशाल्लाह हर क्वेश्चन में लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा। भाई कुछ बात समझ आ रही है? नहीं बात समझ आई? क्लियर हो गया? तो फिर मुझे बताइए, इन्फ्लेशन, मुझे मनी रेट में और रियल रेट में क्या फर्क है? मनी रेट वो है जो इन टर्म्स ऑफ कैश हमें मिलता है, रियल रेट कौन सा है? जो नेट ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद नेट हमारे पास आता है। और रियल रेट कम होता है, मनी रेट नॉर्मली ज्यादा होता है। कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला याद है आपको? ठीक है, फार्मूला आपके सामने, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट के दो तरीके हमें बताए हैं हमारे सीनियर्स ने। पहला तरीका क्या है कि मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करो मनी रेट से। दूसरा तरीका क्या है? रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करो रियल रेट से। हमने कौन सा अडॉप्ट करना है? पहला। मनी कैश फ्लो को हमेशा डिस्काउंट करना है मनी रेट से। इसमें अगर मनी कैश फ्लोज गिवन नहीं है हमें, कन्वर्ट कर लें। अच्छा, कन्वर्ट करने में, अच्छा मैं एक चीज आपको बताऊं, फाइनेंस के क्वेश्चंस में वो कैलकुलेशन ज्यादा है, कंसेप्ट उसके कम है। जैसे कल आपने क्वेश्चन देखा ना, वो क्या था, बिग आर वाला, कौन सा था? हाँ, उस क्वेश्चन में अगर आप देखें, कंसेप्ट कैलकुलेशन ही थी। अब देखें वो टी अकाउंट से कैश पे टू क्रेडिटर्स की फिगर निकालना, इसका सच बताएं फाइनेंस से कोई ताल्लुक है? ये तो आप काउंटिंग में सीख चुके हैं, ये तो प्लस माइनस है। अच्छा, जो मार्केट शेयर था उसमें ग्रोथ कैलकुलेट करके, तो उसमें उस अपनी कंपनी का शेयर निकालना, मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई फाइनेंस का कंसेप्ट था नहीं। तो कैलकुलेशन, आप जब मनी कैश फ्लोज कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होंगी। वो कहेगा सेल को 10% से बढ़ाओ हर साल, लेकिन वेरिएबल कास्ट को 15% से बढ़ाओ, और फिक्स कास्ट को 20% से बढ़ाओ। परसेंटेजेस डिफरेंट कर रहा है, लेकिन कंसेप्ट हमारा सेम है। क्या भला?
कि जो भी रेट दिया है उसको यूज करते हुए रियल कैश फ्लो को मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट करते जाओ और फिर मनी रेट से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। भाई कुछ कुछ समझ आए? सिर्फ दो चीजें जहन में रखें, सारा लेक्चर भूल जाए, सारा लेक्चर भूल, दो चीजें जहन में रखें। पहली चीज ये फार्मूला कि 1 प्लस रियल रेट, आर मीन्स रियल रेट, इंटू 1 प्लस आई इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू 1 प्लस मनी रेट। ये फार्मूला। और अगली बात एक क्या कि मनी कैश फ्लोज को मनी रेट से डिस्काउंट करना है। मनी कैश, अगर इन्फ्लेशन दी हुई है क्वेश्चन में, मनी कैश फ्लोज को मनी रेट से डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैल। ये दो बातें ज़हन में रखें, मेरा सारा जो समझाना था पार क्लियर ही है। लेकिन अभी तक नहीं, क्यों? जब तक क्वेश्चन हमारे हाथ से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास 1 मिनट है, आपने नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए, मैं तब तक क्वेश्चन तैयार करता हूँ। पास कीजिएगा जी। अब आज हमने जो कुछ सीखा है उसकी बेस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आई कैप की एग्जांपल है 46 और आपकी होम असाइनमेंट में भी शामिल है। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपकी आज की भी होम असाइनमेंट में शामिल है। नोट कर लिया ना आपने कौन कौन से है? 46, 45 और 49। 49 में एक इशू है जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। 49 में आपने खुद करके आना, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है उसने इन्फ्लेशन का जो ईयर है एक, वो सही नहीं लिया हुआ, लेकिन बहरहाल आप उसको क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताइए, हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा कि हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अगर इन्फ्लेशन रेट गिवन हो उसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। और हमने दो चीजें सीखी आज के पूरे लेक्चर में। क्या? एक इक्वेशन कि कैसे रियल रेट से नॉमिनल मनी रेट या मनी रेट से रियल रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं रेट को। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि हमने जब इन्फ्लेशन गिवन हो तो रियल कैश फ्लोज को मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है। रियल कैश फ्लो से क्या मुराद होती है? जो इन टर्म्स ऑफ टूडेज प्राइस कैश फ्लोज होते हैं, आज के प्राइस लेवल की बेस पे जो कैश फ्लोज होते हैं उन्हें कहते हैं रियल कैश फ्लोज। और जो फ्यूचर में इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज होते हैं जिनमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी शामिल होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मनी कैश फ्लोज। क्लियर? क्वेश्चन स्टार्ट करें। कह रहे हैं कंपनी इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कास्टिंग ₹150,000। ये 150,000 हमारा क्या है? आउटफ्लो। किसमें? ईयर नॉट में। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू ₹4 एंड सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ईयर 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें। ये उसने एक तरह से हमें प्रॉफिट बताया। कंट्रीब्यूशन का मतलब एक तरह से होता है प्रॉफिट, लेकिन अभी इसमें से सारी कॉस्ट माइनस नहीं हुई, कुछ कॉस्ट अभी फिक्स कॉस्ट अभी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम हर साल का अगर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना चाहें, कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन आएगी इन टर्म्स ऑफ टूडेज प्राइस। इन टर्म्स ऑफ टूडेज प्राइस हमें हो सकता है कि इसकी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करनी पड़े। अब वो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, वो आगे रेट बताएगा, फिर ही पता चलेगा। ठीक है, चलो अच्छा आगे चलते हैं। अब आप खुद सोचें, आज अगर एक चीज जो है कंट्रीब्यूशन 4, कल को इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ये 4 थोड़ी रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू ₹50,000 एट टूडेज प्राइस लेवल। एट टूडेज प्राइस लेवल का मतलब क्या है? आज के दिन में जो प्राइस लेवल है उसकी बेस पे फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000। लेकिन मुझे बताइए, हर साल फिक्स कॉस्ट इतनी रहेगी क्या? बढ़ती रहेगी। रेंट जो होता है हर साल 50 सेम रहता है क्या? हर साल बढ़ता रहता है। आपको पता है आपके हॉस्टल का रेंट जो है वो सेम रहता है, हर साल बढ़ता है। किस वजह से बढ़ता रहता है? इन्फ्लेशन। ठीक है, अब अगर आप कहें मैं 2 साल लगेंगे मुझे कैफ क्वालिफाई करने में, मैं जरा कैश फ्लो बना लूं, मुझे कितने पैसे चाहिए, तो बताइए ईयर 1 में आज अगर हॉस्टल का रेंट 10,000 है, ईयर 1 में भी 10,000 यूज करेंगे, ईयर 2 में भी 10,000 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इन्फ्लेशन के बाद। ईयर 1 में 11,000, ईयर 2 में 12,100 फॉर एग्जाम्पल। इसी तरह वो कह रहा है आज की कीमत में
आज की प्राइसिंग में फिक्स कॉस्ट 50,000 है, एंड द इक्विपमेंट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन ईयर 4 फॉर ₹10,000 एट टुडेज प्राइस लेवल, एट टुडेज प्राइस लेवल। ठीक, द इन्फ्लेशन रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 6% एंड द मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसने क्या दिया हुआ है? 15%। इसका मतलब ये हुआ हमें ये फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर वाला। तो क्यों? क्योंकि उसने मनी रेट थ्रू दिया हुआ है। हाँ, अगर आप कहें नहीं सर मैंने दूसरा मेथड लगाना है, उसने रियल रेट दिए, मैं रियल कैश फ्लो दिए ना, तो मैं सारा क्वेश्चन रियल कैश फ्लो की बेस पे ही करूंगा, फिर एंड पे रियल रेट कैलकुलेट करके उससे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, आंसर वो ही आएगा। लेकिन वो रिकमेंडेड मेथड नहीं है। आपके लिए रिकमेंडेड मेथड क्या है? ये कन्वर्ट करें। आइए कन्वर्ट करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले इक्विपमेंट है ईयर नोट में, इक्विपमेंट आ गया, आउटफ्लो है ईयर नोट में, कितने से आउटफ्लो है? 150,000 आउटफ्लो है। फिर उसके बाद इनफ्लो भी है। इनफ्लो कितना है? ईयर 4 में कितने का? अब जरा गौर से सुनिएगा, ईयर 4 में इनफ्लो है 10,000 का, ईयर 4 में इनफ्लो 10,000, ठीक है? गलत, यही कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का, शाबाश, यही कंसेप्ट है इन्फ्लेशन। यहां पे अब 10,000 नहीं है, क्योंकि आज का 10,000 4 साल के बाद कितना बन चुका होगा? 10,000 इंटू 1.06 पावर 4, 10,000 इंटू 1.06, भाई ऐसे ही होगा ना? पावर 4, भाई ईयर 4 में है ना, तो पावर 4 ही आएगा। ईयर 3 में होता पावर 3 होता, ईयर 2 में होता पावर 2 होता, ईयर 1 में होता पावर 1 होता, ईयर नॉट में है पावर 0 है। वही जैसे प्रेजेंट वैल्यू में साल मैच करता ना ऊपर। अब बताइए, अब ये रियल 10,000 रियल कैश फ्लो था, हमने इसे मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट किया, ये क्या आया? 12,625। ये क्लियर है? ये मनी कैश फ्लोज है। अब हम इसमें बल्कि ऊपर बड़ा बड़ा लिख लें, कहीं हम भूल ना जाए। कैश फ्लो, मनी कैश फ्लोज, मनी कैश फ्लोज, नॉट रियल कैश फ्लोज, मनी कैश फ्लोज। नहीं, आगे चले, आगे इनफ्लोज है, कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन हमारी इनफ्लोज होते हैं। ईयर नॉट में कितनी है? कुछ नहीं। ईयर 1 में कितने हैं? 80,000, गलत। 80,000 गलत। 80,000 क्यों गलत? क्योंकि ये रियल कैश फ्लो है, टुडेज प्राइस लेवल पे है। ईयर 1 के बाद तो इन्फ्लेशन आ चुकी होगी। हाँ, 80,000 इंटू 1.06, इन्फ्लेशन रेट 6% है ना, तो ये होगा 80,000 इंटू 1.06 पावर 1, कितना आया? 84,800। और ईयर 2 में कितना है? 40,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 4 के 4 चौके 16, 1,60,000। लेकिन 1,60,000 तो रियल कैश फ्लो है, इसको मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 1,60,000 इंटू 1.06 पावर 2, एक मिनट जी, 179,776। ये आपको पता चला है कैसे हम टुडेज प्राइस लेवल यानी रियल कैश फ्लोज को मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ईयर 3 में बताइए 60,000 है, ठीक है, 4 4 6 24, 2,40,000। लेकिन यहाँ पे 2,40,000 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2,40,000 इंटू 1.06 पावर 3, ईयर 3 है पावर 3, कितना आ गया? 285,844। और ईयर 4 में
80,000, तो क्या आएगा 80,000 इंटू 1.06 पावर 4 कितना हुआ? एक स्टूडेंट पता है 100,998 100,998। ये कैलकुलेशन बताइए सारी क्लियर हुई? हमने जितने भी रियल कैश फ्लोस थे उनको मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट किया सिवाय ईयर नॉट के। ये तो इसमें तो इन्फ्लेशन, ये तो आज की प्राइस है, ये तो आज ही की आएगी। अब कैसे, अब समझ आ रहा है आपको कैसे रियल कैश फ्लोस को मनी कैश फ्लोस में कन्वर्ट करना है? आगे क्या कर रहा है? फिक्स कार एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 50,000 टूडेज प्राइस लेवल एंड टुडे फिक्स कॉस्ट क्या है 50,000। फिक्स कॉस्ट 50,000 लिख दूं? नहीं, क्या लिखूं? 50,000 तो रियल कैश है। साल के बाद क्या होगा? 50,000 इंटू 1.06 पावर 1, 50,000 इंटू 1.06 पावर 2, फिर 50,000 इंटू 1.06 पावर 3, फिर 50,000 इंटू 1.06 पावर 4। ठीक है? क्या आया बताइए मेरे भाई? पहले का आया 53,000, दूसरे का क्या है 56,180। एक स्टूडेंट 59,551 और लास्ट 63,124। अच्छा, जब मैंने ये कह लिया तो स्टूडेंट कहने लगा सर आप हमारा टाइम जाया करते हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहता है सर जब दोनों को आपने इन्फ्लेशन करना था, एडजस्टमेंट सेम है ना इन्फ्लेशन का रेट, तो इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया? अलग-अलग क्यों किया? इकट्ठा क्यों नहीं कर दिया? नेट करके। ये आउटफ्लो है ना फिक्स कॉस्ट, ये आउटफ्लो है ना, इसको हम नेगेटिव करेंगे। तो उसने कहा सर 80,000 को 50,000 से लेस करके 30,000 नेट आ गया, उसका आप 1.06 कर लेते वो भी तो यही आता। नेट भी तो कर सकते क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेम है ना। जब दो तीन चीजों के ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन सेम तो बात टेक्निकली ठीक है, नेट किया जा सकता है आंसर। लेकिन मैं ये चाहता हूं आप अभी ना करें, आप अभी लंबी अप्रोच के मुताबिक क्वेश्चन करें, जिसे आप कहेंगे लेंथी अप्रोच, लेकिन मैं कहूंगा कंप्रीहेंसिव अप्रोच। क्योंकि मेरे जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें वो इन्फ्लेशन रेट हो सकता है इसका डिफरेंट दे दे, इसका डिफरेंट दे दे, तो उस वक्त आपको आदत पड़ी होनी चाहिए हर एक को अलग-अलग देखना, नेट नहीं करना। तो आपने इसी तरीके से हर लाइन आइटम को अलग कन्वर्ट करना है मनी कैश फ्लोज में। फिर उसके बाद क्या रह गया? कुछ भी नहीं, नेट कैश कैलकुलेट करें। नेट कैश फ्लोज ईयर नॉट में 150,000 नेगेटिव, ईयर 1 में 31800 पॉजिटिव, ईयर 2 में 123,596। हाइब्रिड वाले समझ आ रही है भाई? समझ आ रही है तो हाथ उठाइए, शाबाश। ऑनलाइन वाले भाई समझ आ रही है आपको? नहीं तो दोबारा देख लें। 226293 और लास्ट 37874 378। जिस दिन नाना कैलकुलेटर ले गया हूं यही करते हैं आप मेरे साथ। बस एक स्टूडेंट बोले क्या 50,500 पूरा। हाँ ये मेरा हाल भाई ने ये ऐड करना भूल गए होंगे। भाई क्लियर हो गया? अब क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करें -150,000 प्लस
31,800 डिवाइडेड बाय, मुझे बताइए डिस्काउंट करने के लिए कौन सा रेट यूज करना है, रियल रेट के मनी रेट, डिस्काउंट करने के लिए कौन सा रेट, रियल के मनी रेट, मनी रेट दिया हुआ है 15%, यही करेंगे ना। अच्छा कैलकुलेशन देखिए कैसे होगी, 1 माइनस 150,000 प्लस 31,000, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू इसकी तो माइनस 150,000 ही आ जाएगी, इसकी 31,800 डिवाइडेड बाय 1.15, 31,800 डिवाइडेड बाय 1.15, 27652, इसकी क्या आएगी 123,596 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 2, 93456, 93456 पावर 2, पता क्यों किया है, ये 2 है ना, फिर 226293 डिवाइडेड बाय 1.15 मनी रेट यूज कर रहे हैं, पावर 3 या 148791, और फिर 50500 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 4, 28874, और अब इनका ऐड करें सिर्फ, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे सामने और क्वेश्चन खत्म। 27652 प्लस 93456 प्लस 148791 प्लस 28874, 283773, और माइनस 150,000, हाँ माइनस 150,000 नहीं मैंने किया, ओ सॉरी मैंने माइनस 15,000 कर दिया, मेरी गलती। तो क्या आता है, आपने कैलकुलेशन कर ली है ना, क्या 148773, तो बताइए नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, फिजिबल है। अब आपको पता चल गया इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, आज के लेक्चर में हमने इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट सीखी, सिर्फ 2 चीजें सीखी और कुछ भी नहीं सीखा आज के लेक्चर, सिर्फ 2 चीजें सीखी है। पहली चीज क्या सीखी है कि मनी रेट को कैलकुलेट कैसे करना है, अगर तो उसने क्वेश्चन में दिया हो ना शाबाश, उसके ऊपर जिंदगी आसान की हम, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने मनी रेट नहीं दिया तो क्या फार्मूला, और प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई वाला फार्मूला। और दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि क्वेश्चन के कैश फ्लोज को हमने मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है, उसने किस में दिए होते हैं, रियल कैश फ्लोज में, हमने क्या करना है, मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपके ख्याल में ये, अच्छा ये आई कैप के साथ मैच हो गया, हो गया, ओ गुड, शाबाश। आप ना होता मुझे क्वेश्चन दोबारा करना पड़ता, ये 15,000 कर दिया था मैंने, है? फिर मैं दोबारा, अच्छा 14, अच्छा मुझे ये बताइए, ईयर नॉट में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आनी चाहिए, की बात है, ईयर नॉट में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ईयर 1 में आनी चाहिए, और 1 की पावर 1 के साथ, ईयर 2 में आनी चाहिए पावर 2 के साथ, ईयर 3 में आनी चाहिए 3 के साथ। अच्छा अगर किसी क्वेश्चन में वो ईयर नॉट में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट दे दे गलत करेगा, और अगर किसी क्वेश्चन में ईयर 1 में इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट ना करे तो वो भी गलत करेगा, ऐसे ही है ना। चलिए अब ये ध्यान में रखिएगा, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है 49 में, ये आपको 3 होम असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूं, 46, 45, 49, आसान वाला मैंने करवा दिया आपको। अब 45 में पता क्या प्रॉब्लम है, उसने सिंगल इन्फ्लेशन रेट नहीं है, उसमें कहेगा इसका इन्फ्लेशन रेट 6% है, इसका 10% है, तो क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना, बस इसका 10 लगा, क्योंकि नया कंसेप्ट है इसमें, खुद बताएं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस इधर 1.06 है, इधर 1.10 आ जाएगा,
बाकी सारी कैलकुलेशन वैसे। 49 में आपका क्वेश्चन आई कैप के सोल्यूशन के साथ प्रोबेबली मैच नहीं करेगा, और इसकी रीजन क्या होगी ये पहले आप असाइनमेंट करके आए, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन 49 आपने करना जरूर है। क्लियर हो गया जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पे हमारे कंसेप्ट तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। कल से फिर हम इसके सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।